Liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and रॉकेट जब स्पेस में जाता है या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाता है तो बहुत सारे इंजन अपने साथ में लेकर जाता है, लेकिन यह यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जिस इंजन का जहां पर काम हो गया उसको वहीं पर फेंक देता है। रॉकेट के जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पेलोड केजिंग। यहाँ पर पेलोड को रखा जाता है। अब पेलोड कोई रोवर भी हो सकता है, कोई सैटेलाइट भी हो सकती है, और इतने बड़े रॉकेट में सिर्फ यह ऊपर वाला हिस्सा ही काम का होता है। बाकी बचा हुआ रॉकेट तो इसको स्पेस में या किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है। इस पेलोड के नीचे क्रायोजेनिक इंजन होता है। यह इंजन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है जिसको कुछ ही देश डेवलप कर पाए हैं आज तक, और उनमें से अपना देश इंडिया भी एक है। इसके बाद में नीचे की तरफ लिक्विड इंजन होता है जिसमें फ्यूल लिक्विड की फॉर्म में होता है। साइड में यह जो रॉकेट से आपको दिखाई दे रहे हैं यह बूस्टर होते हैं, और यह रॉकेट की पहली स्टेज होती है। जब रॉकेट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले यही अपना काम शुरू करते हैं, और यह बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। इन बूस्टर के अंदर फ्यूल सॉलिड फॉर्म में होता है, और मेनली इनका काम करने का तरीका वही होता है जो हम किसी फंक्शन में हमारे घरों में फटाके वाले रॉकेट काम में लेते हैं, ठीक वैसा ही। तो चलो इन सब चीजों को वन बाय वन देखते हैं कि कैसे एक रॉकेट एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाता है, और यह जो इतने सारे इंजन है ये कैसे काम करते हैं, क्या इनकी टेक्नोलॉजी है, क्या इनका यूज है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज आता है सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम, जिसमें यह बूस्टर आते हैं। सॉलिड स्टेट का मतलब है इसके अंदर फ्यूल एक सॉलिड की फॉर्म में होता है। जो कोई भी रॉकेट होता है वह ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों अपने साथ में लेकर चलता है, क्योंकि फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलता है और स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो फ्यूल और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं प्रोपेलेंट, इसलिए इस इंजन का नाम है सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम। इस बूस्टर के अंदर ऑक्सीजन और फ्यूल का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रेट या फिर परक्लोरेट या फिर लिक्विड ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है, और फ्यूल में यहाँ पर प्लास्टिक या रेजिन मटेरियल या फिर एल्यूमिनियम पाउडर को काम में लिया जाता है। इन दोनों को किसी खास टेम्परेचर पर मिक्स करके एक सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर इन रॉकेट के बूस्टर के अंदर सेट कर दिया जाता है। जब रॉकेट लिफ्टिंग स्टार्ट करता है तो बूस्टर के अंदर इग्नाइटर की हेल्प से इस फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है, और जैसे ही यह फ्यूल जलना शुरू करता है तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिससे बूस्टर की नीचे की साइड में एक नोजल लगा रहता है जिसको कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नोजल बोलते हैं। यह नोजल सबसे पहले जो भी गैस इस बूस्टर के अंदर जल रही है उसको कन्वर्ज करता है, और फिर प्रेशर के साथ में बाहर की तरफ फेंकता है डाइवर्ज करके। अरे यार, कभी फूंक तो मारी होगी ना आपने मुंह से। तो क्या होता है, पहले हम हवा को अपने मुंह के अंदर भर लेते हैं और फिर लिप्स को थोड़ा सा ओपन करके प्रेशर से हवा रिलीज करते हैं। तो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से यह हवा थोड़ी दूर तक जाती है। तो ठीक ऐसा ही यह नोजल काम करता है बूस्टर वाला। इन बूस्टर की पावर से रॉकेट सीधा ऊपर उठता है। अब रॉकेट एकदम सीधा सीधा वर्टिकली नहीं जाता है, क्योंकि वर्टिकली डायरेक्शन में रॉकेट चलता गया तो एक तो बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, और जब भी इस रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो अर्थ की ग्रेविटी इसको वापस नीचे की तरफ पुल कर लेगी और यह रॉकेट नीचे गिर जाएगा। इसलिए जब रॉकेट लॉन्च टावर की डिस्टेंस को पार कर जाता है तब इसके नोजल की डायरेक्शन बदल दी जाती है धीरे धीरे, जिसको ग्रेविटी टर्न बोलते हैं। और अब यह रॉकेट अर्थ के साथ साथ में हॉरिजॉन्टल ट्रेवलिंग शुरू कर देता है। इसके पीछे एक छोटी सी साइंस है, उसको समझ लेते हैं। जैसे किसी रॉकेट को दूसरे प्लेनेट पर जाना है, और यह हमारी अर्थ है और यह मून है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। अब यह रॉकेट सीधा सीधा मून पर नहीं जा सकता इस तरीके से, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको जाने नहीं देगी। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अर्थ के यहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर एक तोप रख देते हैं। जब इस तोप के गोले को फायर किया जाएगा तो यह गोला अर्थ के कर्वेचर के साथ साथ चलता रहेगा, और ग्रेविटी की वजह से यह एक जगह पर जाकर अर्थ से टकरा जाएगा। दूसरी बार फिर से फायर करते हैं, अब की बार और ज्यादा पावर के साथ में फायर करते हैं, तो यह गोला अर्थ के साथ में चलते चलते दूर जाकर गिरेगा। जब इस तोप को और ज्यादा पावर के साथ में फायर किया जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि यह गोला अर्थ से टकराएगा ही नहीं। यह गोला अर्थ के पास में तो आता रहेगा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, लेकिन अर्थ से टकराएगा नहीं। यह अर्थ के कर्वेचर के साथ साथ में ही रोटेट करता रहेगा। अब इस गोले को हम मानकर चलते हैं यह रॉकेट है। जब यह अपनी टारगेटेड ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो यह अर्थ के साथ में ऐसे चक्कर लगाता रहेगा सर्कुलर ऑर्बिट में। जब यह अपने इस पॉइंट पर वापस पहुंच जाता है तब रॉकेट के
इंजन को फुल पावर के साथ में फायर किया जाता है और यह रॉकेट कुछ इस तरीके से अर्थ से दूर जाने लगता है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से यह इस तरीके से वापस अर्थ के पास में आने लग जाता है। तो रॉकेट अर्थ पर वापस ना गिर जाए इसलिए इसको हाई स्पीड में हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करना होता है। जब यह वापस इस पॉइंट पर पहुंचता है तो फिर से इंजन को पावर के साथ में ऑन किया जाता है और अब की बार यह और लंबा चक्कर लगाकर आता है। जिस पॉइंट से रॉकेट अर्थ के सबसे करीब होता है उसको बोलते हैं पेरिजी। जब यह अर्थ के सबसे दूर वाले पॉइंट पर पहुंचता है तो इसको बोलते हैं अपोजी। तो जब रॉकेट अपोजी पे पहुंचता है तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसकी यहाँ पर स्पीड स्लो डाउन हो जाती है और ग्रेविटी इसको वापस इधर से सीधा ही अपनी तरफ पुल करने लग जाती है। तो यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट में बदल जाता है। तो इस तरीके से पेरिजी पॉइंट पर रॉकेट के इंजन को एक्सेलरेट करके अपोजी की दूरी को बढ़ाया जा सकता है, यानी इसकी ऑर्बिट को और ज्यादा बड़ा किया जा सकता है। अब मान लो यहाँ पर मून की पोजीशन है, तो जब इसको मून पर जाना होगा तो यह इसी तरीके से चक्कर लगाते लगाते अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर मून की ग्रेविटी में आ जाएगा और मून इसको पकड़ लेगा। फिर यह इसी तरीके से मून के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। लेकिन यदि इस रॉकेट में जो भी पेलोड था उसको यदि मून पर उतारना है तो यहाँ पर यही प्रोसेस को रिवर्स में शुरू कर दी जाती है, जिससे यह ऑर्बिट छोटी होती जाएगी और फिर धीरे धीरे जो भी एयरक्राफ्ट है उसको लैंड करवाया जाता है। जब रॉकेट अर्थ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो सॉलिड स्टेट बूस्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है और यह सेपरेट हो जाते हैं और वापस अर्थ पर आकर गिर जाते हैं। यह बहुत भारी होते हैं इसलिए इनको ओशियन के अंदर ही गिराया जाता है। यह नासा का वीडियो आप देख सकते हो जिसमें ओशियन में से वापस इस बूस्टर को निकाल कर ले जाया जा रहा है। अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इन सॉलिड स्टेट बूस्टर का यूज रॉकेट को अर्थ से लिफ्ट करने में काम में लिया जाता है। रॉकेट के अंदर जो इंजन लगे रहते हैं वह भी पावर बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं, लेकिन वह इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। रॉकेट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पर पेलोड को रखा जाता है उसकी केजिंग भी बूस्टर के साथ में ही अलग हो जाती है, क्योंकि रॉकेट अर्थ की इन्वायरमेंट से निकलने के बाद में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है और रॉकेट जितना हल्का होता है उतना ही अच्छा होगा। जो बाहर की आउटर केजिंग होती है, यानी जो बाहर का कवर होता है रॉकेट के, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम लिथियम मेटल से बनाया जाता है और इसके ऊपर थर्मल कोटिंग भी की जाती है, क्योंकि रॉकेट जिस स्पीड से आगे बढ़ता है तो फ्रिक्शन की वजह से रॉकेट के आउटर लेयर का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसलिए इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट है उनको प्रोटेक्ट इस आउटर केजिंग से ही किया जाता है। जब बूस्टर का फ्यूल खत्म होने वाला होता है तो उसके 20 सेकंड पहले सेकंड स्टेज का लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम को ऑन किया जाता है। सेकंड स्टेज इंजन में फ्यूल और ऑक्सीजन लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। इस इंजन के थ्रस्ट को कंट्रोल किया जाता है। यह इंजन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और एफिशिएंट भी कम होते हैं, लेकिन इनके फ्यूल को कंट्रोल किया जा सकता है। एक टैंक के अंदर फ्यूल भरा रहता है और एक के अंदर ऑक्सीजन। जब इन इंजन को ऑन किया जाता है तो टर्बो पंप की हेल्प से फ्यूल और ऑक्सीजन को कंबस्टन चेंबर के अंदर जाता है। कंबस्टन चेंबर के अंदर फ्यूल जलता है। टर्बो पंप फ्यूल को पंप करते हैं और यह टरबाइन से चलते हैं, इसीलिए इनको टर्बो पंप कहा जाता है। कंबस्टन चेंबर में फ्यूल पहुंचने से पहले फ्यूल इंजेक्टर के पास में पहुंचता है, जहां पर फ्यूल और ऑक्सीजन को मिक्स करके कंबस्टन चेंबर में स्प्रे किया जाता है और कंबस्टन चेंबर में इग्नाइटर होता है जो फ्यूल को इग्नाइट करता है। तो जब यह फ्यूल जलना शुरू करता है तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर से यहाँ पर भी गैसें रिलीज होती है और यहाँ पर भी सेम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल लगा रहता है जो हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे रॉकेट को ऊपर की तरफ थ्रस्ट मिलता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, रॉकेट में न्यूटन का कौन सा लॉ ऑफ मोशन को काम में लिया जाता है? जो स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट है, जो एक रीयूजेबल रॉकेट है, उसमें सॉलिड स्टेट बूस्टर का यूज नहीं हुआ है। डायरेक्टली इसमें इसी लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट इंजन का यूज हुआ है, जिसमें ऐसे नो नोजल यानी नो इंजन लगे हैं। जब सेकेंड स्टेज इंजन का फ्यूल खत्म हो जाता है तो थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन को काम में लिया जाता है। यह इंजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का इंजन है, इसी वजह से इसको कुछ ही कंट्री आज तक डेवलप कर पाए हैं। इस इंजन के अंदर भी फ्यूल लिक्विड की फॉर्म में होता है, जहां पर फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन को काम में लिया जाता है और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज हाइड्रोजन को कंबस्टन चेंबर में जलाने के लिए काम में लिया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। यहाँ
यहाँ पर जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और क्रायोजेनिक इंजन जो बताए हैं, यह सब के सब लॉन्च व्हीकल होते हैं जो पेलोड को उसकी पार्किंग ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं और फिर वहां से आगे की तरफ जो भी ट्रेवलिंग होती है वह यह स्पेसक्राफ्ट खुद ही करता है। यदि यहाँ पर कोई सैटेलाइट है तो उसको ऑर्बिट में सेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सैटेलाइट के पास में भी अपने बूस्टर होते हैं अपनी पोजीशन को सेट रखने के लिए, और यदि कोई पेलोड को दूसरे प्लेनेट पर भेजा गया है रॉकेट से तो वह धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट बढ़ाता जाएगा और अर्थ से दूर जाता रहेगा। इस पेलोड में यदि कोई रोवर और ऑर्बिटर है तो इनमें भी इंजन लगे रहते हैं जो रोवर को किसी भी प्लेनेट पर लैंड करवाने के लिए काम में आते हैं। कुछ रॉकेट आपने ऐसे भी देखे होंगे जो स्पेसक्राफ्ट को अपने साथ में लेकर जाते हैं स्पेस में ट्रेवल करने के लिए। यहाँ पर रॉकेट का काम बस इतना ही होता है कि यह इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में पहुँचा दे। उसके बाद में वहाँ पर स्पेस में रहना, घूमना फिरना सब इसी स्पेसक्राफ्ट से ही होता है और यही वापस अर्थ पर लेकर आता है जो भी इंसान स्पेस में जाते हैं उनको। तो इतना बड़ा जो ये रॉकेट होता है इसमें लगभग फ्यूल ही भरा होता है और हर इंजन का अलग अलग काम होता है। जब उसका काम हो जाता है तब उसको रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। तो इस टाइप से एक रॉकेट एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाता है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर विजिट करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।